हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई हैं कि जो जानना चाहते हैं कि क्रिएटिन है क्या सर, है ना। क्रिएटिन का हमें कितना लेग यूज़ करना चाहिए। ठीक है। क्रिएटिन का क्या सर मसल बिल्डिंग में कोई इफेक्ट है। ठीक है। क्या फैट बर्निंग में कोई इफेक्ट है। ठीक है। क्या इससे परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है। क्या ये कोई आर्टिफिशियल कंपाउंड है या हार्मफुल कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एनर्जी सिस्टम के बारे में। ठीक है। चलिए इसको इतना इजी रखा जाएगा कि हर कोई समझ पाए। ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का जो फर्स्ट करेंसी होती है, ठीक है, जो पहला जो खर्च होता है, ठीक है, जिस फॉर्म में करती है वो होता है एटीपी के फॉर्म में। तो जिस सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर एटीपी यूज होती है। ठीक है। एटीपी यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन आप बोल सकते हैं। ठीक है। और जो सेकंड जब सिस्टम में इंटर करती है बॉडी, वो होता है क्रिएटिन फॉस्फेट का। तो हमको इसी दो सिस्टम के अंदर रहना है, एटीपी एंड क्रिएटिन फॉस्फेट। तो एटीपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अगर ये एडेनोसाइन है, ये 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जब भी हम कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होता है उसको बॉडी यूटिलाइज करती है। ठीक है। उसका ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर। ठीक है। और ये है क्या, फास्फोरस और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है ये फॉस्फेट। ठीक है। देखिए जिस मूवमेंट में ये अलग होता है, ठीक है, उस समय एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। पहले 3 मॉलिक्यूल थे, अब 2 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है। हमारी बॉडी जो होती है वो एनर्जी के लिए एटीपी को पहचानती है, ना कि एडीपी को, है ना। तो अब क्या होता है, अब ये जो एडीपी है ये बॉडी में है। अब इसी समय क्रिएटिन फॉस्फेट जो होता है वो अपने रोल में आता है। अभी क्या करता है क्रिएटिन फॉस्फेट, देखिए अब इसमें क्रिएटिन को समझते हैं। क्रिएटिन ये 3 अमीनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है। और आपने इनका नाम सुना होगा, आर्जिनाइन जनरली प्री वर्कआउट में यूज होता है, मेथियोनाइन और लाइसिन। ठीक है। प्लस फॉस्फेट अगेन यहां पर आता है। ठीक है। और फॉस्फेट क्या, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये क्या करता है, ये जब बॉडी में एंटर करता है, जो एडीपी है इसको एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल दे दिया। अब क्या हुआ, अब जो एडीपी था ये फिर से कन्वर्ट हो गया एटीपी में। ठीक है। अब यहां से फिर फॉस्फेट मॉलिक्यूल का फिर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है। फिर एनर्जी रिलीज होगी। अब सोचिए कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत इंटेंस हो रही है, अब कंटिन्यू होते जा रही है, जिसकी बॉडी उस एनर्जी की बॉडी कंटिन्यू यूज करते जा रही है। ठीक है। वहां पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन रोल में आते हैं। ठीक है। अब ये एक्टिविटी कैसी होती है, ये होती है हाई इंटेंस एक्टिविटी। ठीक है। और शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए स्प्रिंटिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग। ठीक है। जिसमें आप 2 to 3 रैप मैक्स परफॉर्म कर रहे हो। क्लीन एंड जर्क हो गया, पुश प्रेस हो गया। ठीक है। शॉर्ट पुट हो गया। ठीक है। ये सारी एक्टिविटी है, ठीक है, जो भी एनारोबिक टाइप की एक्टिविटी है जो हाई इंटेंस हो। ठीक है। जो फ्यू सेकंड के लिए हो। एक और गेम है जो अभी भी हुआ था, नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, जेवलिन थ्रो। ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं हाई इंटेंस होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। यहां पर काम आता है हमारा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है। इस समय आप बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अगर इस समय एथलीट क्रिएटिन लेता है तो क्या होता है, ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है ये आपको और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। चलिए अगर ये सेम एक्टिविटी है, अगर आप 10 से 12 सेकंड ले पा रहे थे, अगर आपको थोड़ी एनर्जी और मिल जाए तो ये कम से कम आप 14 से 16 सेकंड एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, बॉडी के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो वो 2 से 3 एक्स्ट्रा रिपीटिशन लगा पाएगा। ठीक है। या फिर आप अपनी बॉन्डेज को तोड़ पाएंगे, आप थोड़ा हैवी लोड ले पाएंगे। ठीक है। तो ऐसा लोड करता है क्रिएटिन, ऐसा रोल है ना करता है क्रिएटिन। अब देखिए अब क्रिएटिन का कंजप्शन कैसे करना है। ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे है ना अलग अलग टाइप के आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ लोग
प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में यूज़ करते हैं, कुछ लोग मील के बीच में यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसकी लोडिंग करते हैं, कुछ लोग डीलोडिंग कर कुछ उसकी लोडिंग करते हैं, है ना। तो जनरली एकदम अगर मैं प्रोटीन में रखूँ, अगर आप पोस्ट वर्कआउट यूज़ करते हैं, है ना, तो उसका एक बेनिफिट होता है। बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। एक उसका वो एक होता है ग्लूट 4, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 फुल नेम उसका, ठीक है। ये क्या होते हैं, वर्कआउट के बाद ये जो रिसेप्टर होते हैं ये सेल की सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब उससे क्या हो जाता है, रिसेप्टर जब बाहर है, ठीक है, तो इनकी जो हो जाती है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। आपके जो मसल सेल्स होते हैं वो और सेंसिटिव हो जाएंगे इंसुलिन के लिए। सो पोस्ट वर्कआउट जब आप प्रोटीन लेते हैं या क्रेटिन लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो और बेहतर हो जाता है। किसके कारण, ग्लूट 4 के कारण। वो भी क्या हो जाती है, इसकी ट्रांसपोजिशन होती है, ठीक है, ट्रांस दो पोजिशन होती है, ठीक है। तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो इसी कारण इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है पोस्ट वर्कआउट, है ना। क्योंकि ग्लूट 4 का जो ट्रांसलोकेशन के कारण जब ये मसल सेल के ऊपर आता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, मसल सेल के अंदर पुश करेगा क्रेटिन को, ठीक है। अब एक इसमें बहुत बड़ा मिथ आता है कि लोग इसको किसके साथ यूज करते हैं, किसी ग्लूकोज के साथ, है ना, कम से कम उससे 4 से 6 गुना ग्लूकोज लेते हैं। तो एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए जब आप 5 ग्राम की क्रेटिन यूज करते हैं और उसको आप 40 ग्राम ग्लूकोज के साथ मिलाते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा है असल में, है ना। तो देखिए क्रेटिन क्या है, क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, है ना। क्रेटिन जो होता है वो 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है ना। देखिए क्रेटिन अमीनो एसिड हो गया, मोनो मीन्स 1, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है क्रेटिन मोनोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसमें। किसको क्रेटिन यूज करना चाहिए, ऐसे लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जो एनारोबिक टाइप की एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं, वो उनको क्रेटिन के लिए यूज़ कर उनको क्रेटिन में जाना चाहिए, ठीक है, क्रेटिन सप्लीमेंटेशन में जाना चाहिए। अब किनको नहीं जाना चाहिए, जो इंडोर्स टाइप की ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, जो मैराथन रनिंग कर रहे हैं, जिनकी एक्टिविटी लंबे समय तक चल रही है कंटिन्यूस, उनको नहीं चाहिए। क्रेटिन क्या करता है, इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्रेटिन यूज करना चाहिए। एक काम और करता है क्रेटिन, इसको बोला जाता है सेल वॉल्यूमनाइजेशन का, ठीक है। देखिए जब भी आप क्रेटिन यूज करें वाटर इनटेक अच्छा रखें, है ना। अगर आपने इंक्रीज नहीं करी तो एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि क्रेटिन अदर बॉडी के अदर पार्ट, अदर ऑर्गन है, वहां से वाटर खींचेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप क्रेटिन लें तो वाटर कंजप्शन को इंक्रीज करके रखें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्रेटिन लेते हैं, जो ग्लूकोज के साथ लेते हैं पोस्ट वर्कआउट, है ना, जिन्होंने वे प्रोटीन के साथ भी क्रेटिन लिया है, ठीक है, वे प्रोटीन, वाटर प्लस क्रेटिन, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हैं 5 ग्राम 10 ग्राम क्रेटिन, ठीक है, उसको आप वे के साथ मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और उसको कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके साथ ग्लूकोज लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट जो सेंसिटिविटी होती है मसल की वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन, जैसा एब्जॉर्प्शन आपका क्रेटिन का होगा, ठीक है, मसल सेल्स जो होते हैं क्रेविंग कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। अब जो भी उनको न्यूट्रिएंट देंगे, है ना, वो एब्जॉर्ब बॉडी करेगी बहुत ही क्विकली। तो एक और चीज बताना चाहता हूँ, अभी जो क्रेटिन जो मार्केट में मिलता है उसका नाम होता है मैक्रोनाइज क्रेटिन, है ना। मैक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, देखिए जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है क्रेटिन की वो बहुत कम है। अब मैक्रोनाइज क्रेटिन की जो, ठीक है, सरफेस एरिया इसका कम हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है एब्जॉर्प्शन की, ठीक, ओके।